नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, ये वीडियो आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनसे मर्ज करके बनाया जा रहा है। जो हिस्ट्री है उसका एक क्लास 6 का पूरा 6 क्लास का जो सिलेबस है वो एक ही वीडियो में समाहित किया जा रहा है। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो है। आप लास्ट तक देखेंगे, निश्चित रूप से आपके आने वाले निकट भविष्य में जो एग्ज़ाम है उसमें लिए अति कारगर साबित होगा और महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखिए, एक ही वीडियो में है। इसके साथ में आज 6 क्लास का है, कक्षा 6 क्लास का। इसके बाद में 7th क्लास, 8th क्लास और 9th तथा 10th क्लास की हिस्ट्री एक एक वीडियो में आपको पेश की जाएगी। और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको लाभ मिले, महत्वपूर्णता समझ में आए इसकी। तो देखिए, इसमें रीट एग्ज़ाम एसएसटी के लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा क्योंकि पहला ही टॉपिक है हमारा अतीत, और ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना और देखना, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का यानी किस धातु की खोज की थी या किस धातु का उपयोग किया था? तो उसमें आ जाएगा तांबा। आपने पढ़ा होगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, लोथल व धोलावीरा लोथल व धोलावीरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपको पता होगा, ये गुजरात में स्थित हैं। कहाँ पर है? गुजरात में। इसके बाद में अगला देखिए आप लोग, निम्न में से सत्य कथन है, मनुष्य की उत्पत्ति 40 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। बिल्कुल ठीक है। मनुष्य के जन्म से लेकर के लिपि के विकास तक का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ये भी ठीक है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक का काल पूरा ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत कौन सा है? असंगत की बात कर रहा है। अगर असंगत की बात कर रहा है तो आप देखिए, चूनरदो है, ये कहाँ पड़ता है? ये कह रहा है कि पंजाब में है। ये कह रहा रोपड़ चंडीगढ़ के पास, कोटादीस पाकिस्तान और कालीबंगा राजस्थान। तो आप लोगों में याद दिला दो, जो चूनरदो ये पाकिस्तान में, ना कि पंजाब में। अगला देखिए, अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो आप लोगों को पता होगा, मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो 1922 को राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। क्योंकि जो सर्जन मार्शल द्वारा राखलदास बनर्जी को, किसको? राखल दास बनर्जी, इसे हम आर डी बनर्जी भी कह सकते हैं, कई बार आर डी बनर्जी, ये इस तरह का भी आता है कि राखलदास बनर्जी, या इसे आर डी बनर्जी कहते हैं। 1922 में इसके द्वारा इसका उत्खनन और खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? जो सरस्वती नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ था? ये लिख रहा है इसमें, गंगोत्री हिमनद से, शिवालिक की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ी से और अरावली से। आप लोगों को पता लगा होगा कि जो सरस्वती नदी का उद्गम है वो शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता आज से कितनी पुरानी है? देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से कितनी पुरानी है। आज से अगर बात करते हैं तो 4500 वर्ष पुरानी है। लेकिन अगर इसी प्रश्न को इस तरह पूछ लेता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद कितने पुरानी है, तो ईसा के बाद तो ये है 2500 वर्ष। ये भी अच्छा प्रश्न है। लिखा है, आहड़ शब्द ये आहड़ व गुलुंड दोनों स्थलों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है ये आप लोग देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा आहड़ सभ्यता। क्या होगा? आहड़ सभ्यता। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से असंगत कौन सा है? तो असंगत की बात कर रहा है ये। असंगत देखिए, नहो भरतपुर में, चंद्रावती सिरोही में, यानी पचमाता पचमाता राजसमंद में, और गिलुंड उदयपुर में। तो ये आप लोगों को पता लगा होगा कि गिलुंड उदयपुर में नहीं है। गिलुंड कहाँ पर है फिर? आप लोग देखना इसको, गिलुंड शायद राजसमंद में है, आप लोग देखना, लेकिन उदयपुर में नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा गिलुंड। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन सा स्थल है जो ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वो वाला प्रश्न कौन सा होगा ये आप एक बार देख लीजिए। 10वां प्रश्न है, और इस 10वें प्रश्न दे रखा है, गणेश्वर, आहड़, विराटनगर और कालीबंगा। तो इसका उत्तर होगा आहड़। क्या होगा? आहड़ होगा इसका उत्तर।
अगला प्रश्न है, किस स्थल से किले के अवशेष व अनाज के ग्रह यानी संग्रह के कोठार मिले हैं? वे कौन सी सभ्यता है जहाँ से ये मिले हैं? तो 11th में देखिए तो ये होगा चंद्रावती। कौन सा है? चंद्रावती। वेरी इंपॉर्टेंट है, चंद्रावती से मिले हैं। क्या मिले हैं? यानी किस स्थल से किले के अवशेष व अनाज संग्रह के कोठार मिले हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला प्रश्न है, लोहे की कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुई है? जो लोहे की कुल्हाड़ी है वो किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नहो भरतपुर से हुई है। कहाँ से हुई है? नहो भरतपुर से लोहे की कुल्हाड़ी। निम्न में से सत्य कथन है। सत्य की बात कर रहा है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि वो सत्य की कह रहा है कि सत्य की कह रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है और इसी से हम एग्जाम के दौरान प्रश्नों में कमी हो जाती है अपनी और नुकसान हो जाता है। तो ताम्र युगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट थी और बैराट से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। बालाथल उदयपुर में स्थित है। तो इसका मतलब इसके सारे उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न, बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? जो बागौर सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान में पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है? तो कौन सा है जो पूर्व हड़प्पा कालीन? अच्छा प्रश्न है। कनकपुरा, बिजनौर, तरखान और सभी। तो आप लोगों को पता होगा कि सभी उत्तर सही हैं इसके। जो सही वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, कनकपुरा, बिजनौर और तरखान। तो यहाँ सब स्थानों से पूर्व हड़प्पा कालीन क्या है? अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा स्थान कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? बहुत हलवा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है और ये हो जाएगा इसका उत्तर हड़प्पा यानी लेप्सी लेजुली अर्ध कीमती पत्थर पाया गया था। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। ये कहाँ पाया गया था? अफगानिस्तान में। कहाँ पाया गया था? अफगानिस्तान में। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए। मैं आपका समय खराब नहीं कर रहा हूँ, प्रश्न बना के दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबको देखेंगे तो वीडियो जरूर समझ में आएगा आपको। क्या प्रश्न लिख रहा है एक बार देखना थोड़ा सा। सिंधु सरस्वती सभ्यता की समकालीन विश्व सभ्यता थी मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता और चीन की हांगहो या यांग टीसीक्यांग सभ्यता। तो इसका उत्तर सभी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, सभी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, सीकर जिले में किस नदी के तट पर ताम्र पाषाण कालीन वस्तुओं की भारी मात्रा में प्राप्ति हुई है? तो वो इसका उत्तर क्या होगा ये आप तो लोग देखना थोड़ा सा। तो ये कौन सा उत्तर हो सकता है एक बार गैस करिए फटाफट। तो ये हो जाएगा कांतली नदी। क्या हो जाएगा? कांतली नदी। और इसी कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ था? ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक तो बात होती है खोज की, खोज, और एक होता है उत्खनन। उत्खनन, अगर हम उत्खनन की बात कर रहे हैं तो ये उत्खनन बाद में होगा, पहले खोज होगी। तो अलमानंद घोष द्वारा 52 में तो इसकी खोज की गई थी और 61 से 69 में इसकी क्या है? उत्खनन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। कई बार आप 52 लगा देंगे इसका उत्तर, लेकिन 52 नहीं है। उत्खनन इसका 61 से बीबी लाल और बी के थापर द्वारा किया गया था। देखिए, ये हमारा एक चैप्टर समाप्त हुआ है। अगला है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, चैप्टर नंबर 2 है। इसके प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से वेदों का भाग है उपनिषद, ब्राह्मण, संहिता व आरण्यक। तो आप लोगों को पता लग गया होगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला देखिए, कौन सा युग्म असंगत है नदी प्राचीन नाम के हिसाब से? बहुत अच्छा वीडियो है, आप लास्ट तक देखना और इम्पोर्टेंट है। देखिए, सरस्वती को द्विजवती, व्यास को विपाशा, चिनाब को अस्कनी, सिंधु को गोमती, स्वाति को सुवस्ती। तो जो सिंधु नदी है इसको गोमती नदी नहीं बोलते हैं, सिंधु को सिंधु ही बोलते हैं या सिंध बोलते हैं, लेकिन गोमती नहीं है, गमेती नदी होगी, उसका है ये उत्तर। ठीक है, अगला देखिए। निम्न में से असत्य कथन है। ये असत्य की बात कर रहा है, सत्य की नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, वैदिक काल क्या कह रहा है? वैदिक काल में देखिए, वैदिक काल में समाज में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। बिल्कुल ठीक बात है, महत्वपूर्ण स्थान था। इस समय पर्दा प्रथा थी। तो ये इस पर आप अनुमान लगाइए क्या पर्दा प्रथा थी, आपने पढ़ा होगा। लड़कियों को
पढ़ने का चलन था या लड़कियों को पढ़ाने का चलन था, तो ये भी मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है। यानी वैदिक विदुषी महिलाएं अपाला, श्रद्धा, लोपा, मुद्रा और घोषा, तो ये सारे ऑप्शनों में से सिर्फ जो एक ऑप्शन है ये सेकंड वाला, इस समय पर्दा प्रथा प्रचलित थी, ये असंगत है। वो असंगत पूछ रहा है, संगत नहीं पूछ रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पूरा जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बना है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार क्या था? आर्यों का जो आपने समझ में आया होगा, आर्यों के राजनीतिक जीवन का जो मूल आधार है वो क्या था? वो था कुटुंब। क्या था? मूल आधार क्या था? कुटुंब था। एक सेकंड, देखिए कुटुंब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? कुटुंब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आश्रम व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम था, जो आश्रम व्यवस्था थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा माना गया है? उसे माना गया है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम सबसे एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि गृहस्थी का जीवन और जिंदगी जीना वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिनकी शादी हो गई है उनको पूछना एक बार, सामान्य तो जिंदगी बिता लेते हैं इंसान। अगला प्रश्न देखिए, छठवां, वेदों में आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया है जन्म से, आयु से, कार्य से, तो ये भी अच्छा प्रश्न हो सकता है। तो ये किया गया आयु से। आपको पता होगा 0 से 25 तक ब्रह्मचार्य आश्रम रहा है, इस तरह से। आगे आप देखेंगे इस तरह। गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। गायत्री मंत्र उल्लेखित है, तो आप लोगों को पता होगा गायत्री मंत्र जो उल्लेखित है वो किस में है, तो देखना एक बार। अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद जो गायत्री मंत्र है, एक बार गैस करिए कौन सा है गायत्री मंत्र? हो पा रहा है गैस? ए, ऋग्वेद। क्या हो जाएगा इसका? ऋग्वेद। किस ग्रंथ में चिकित्सा विधि और रोगों से संबंधित ज्ञान संकलित है? तो इसका उत्तर होगा डी, अर्थवेद। क्या हो जाएगा? अर्थवेद। एक बार प्रश्न फिर देख लीजिए, किस ग्रंथ में चिकित्सा विधि और रोगों से संबंधित ज्ञान संकलित है? तो ये होगा अर्थवेद। अगला प्रश्न देखिए, सामवेद के संबंध में सत्य है, सत्य की बात कर रहा है। यहाँ सत्य देख लीजिए, पहले सत्य और असत्य को अच्छे से पढ़ लेना एग्जाम के दौरान। भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ, बिल्कुल ठीक बात है, संगीत के संबंध में प्राचीनतम है। इसके कुछ भाग ऋग्वेद के लिए गए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। देवताओं की पूजा करने के लिए सभी मंत्र यहीं से उच्चारित किए गए हैं, तो इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी सभी। अगला प्रश्न देखिए, सत्य कथन है, फिर सत्य की बात कर रहा है, सत्य कथन है, अर्थवेद का नाम अर्थव ऋषि के नाम पर पड़ा। बिल्कुल सही, ठीक है। पेपर में आता है एकमात्र वेद जिसका नाम एक ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है, तो वह है अर्थवेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, ये भी करेक्ट है, सही है। यजुर्वेद यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों और मंत्र हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। अगला है 11वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ये देखिए, एक है वैदिक काल, वैदिक, एक है उत्तर वैदिक। बात कब की कर रहा है ये? उत्तर वैदिक काल की। अच्छी तरह से पढ़ लेना प्रश्न को। तो ये कह रहा कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो वर्ण व्यवस्था आधारित थी उत्तर वैदिक काल में जन्म पर, लेकिन वैदिक काल की अगर बात पूछता है तो उस समय हो जाएगा कर्म पर। ठीक है, अच्छे समझ लेना। अगला प्रश्न है 12वां, क्षेत्र व अधिकारियों के संबंध में सत्य है, मतलब जो क्षेत्र हैं और अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनमें जो सही है वो देखिए एक बार। ग्राम जो का जो अधिकारी थी ग्रामीणी कहलाता था, विष का विस्पति और जन का राजन या राजा कहलाता था, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये भी वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है और अधिक से अधिक प्रश्न आपको मिलेंगे निश्चित रूप से। देखिए अगला है, सत्य कथन है, कई कुटुंबों का समूह ग्राम कहलाता था, कई ग्रामों का समूह विष कहलाता था और कई विषों का समूह जन कहलाता था। सारे ऑप्शन सही हैं, करेक्ट सही हैं बिल्कुल। आगे देखो अगला प्रश्न, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये अपने आप में छोटा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 16। कितनी है? 16। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है, जो ब्रह्मचार्य जो आश्रम है इसकी शुरुआत होती है 0 से 25। तो आप लोग देखेंगे यज्ञोपवीत संस्कार से, यज्ञोपवीत जो संस्कार है से 25 वर्ष, बिल्कुल ठीक है, यानी 0 से 25 कह सकते हैं इसको, 0 से 25।
और इसके बाद 50 ये दे रखा है। अगला, कौन सा युग्म असंगत है? फिर आया ना एक क्वेश्चन असंगत, इसको आप भली भांति देख लेना। नदी और उनके प्राचीन नाम, झेलम को वितस्ता, शतुद्री को शतुद्री, रावी को अस्कनी और कुर्रिम को कुर्मुदा, काबुल को कुंभा। तो आप लोगों को पता होगा इसमें एक रावी नदी दी गई है। रावी नदी का जो नाम है वो है परसुनी नदी। पिछली बार रीट के एग्जाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो अस्कनी किसका है? चुनाव का है। ठीक है, आगे देखिए, वैदिक काल में आजीविका का मुख्य साधन था, यानी मुख्य साधन की बात कर रहा है तो मुख्य साधन था कृषि। क्या था? कृषि। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक काल में व्यापारी वर्ग कहलाता था। वैदिक काल में व्यापारी क्या कहलाता था? पणि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही पेपर आ रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो निश्चित समझ में आएगा और प्रश्न भी पूरी तरह से बनाए गए हैं। किताब पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, प्रश्न नहीं बना पाओगे, तो ये डायरेक्ट प्रश्न दिए गए हैं। तो पणि कहलाता था। अगला प्रश्न है, स्वर्ण निर्मित किस सिक्के का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था? यानी सब मौर्य काल की बात, उसकी बात आ रही है, इस वैदिक सभ्यता की। जो निक्स है, निक्स यानी निस्क, जो निस्क है ये क्या है? एक स्वर्ण मुद्रा है। क्या है ये? स्वर्ण मुद्रा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापारी था, पणि कहलाता था, मुद्रा थी वो निस्क कहलाती थी। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में प्रत्येक गांव में कितने प्रकार की भूमि होती थी? तो भूमि के प्रकार थे दो, थे। एक थी उर्वरा, उर्वरा, और एक था खिल। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है। खिल, खिल जो उर्वरा थी इसे उपजाऊ भूमि बोलते थे, और खिल थी इसे बंजर भूमि बोलते थे। क्या बोलते थे? बंजर भूमि। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, सत्य कथन। फिर वही बात आई, सत्य कथन, सत्य असत्य देख लेना। वैदिक काल में राजा को यानी सलाह देने के लिए एक सभा और समिति, एक संस्था थी, सभा और समिति। बिल्कुल ठीक बात है। सभा जनता के सदस्यों का संगठन था। बिल्कुल ठीक बात। सॉरी, समिति जनता के सदस्यों का संगठन था, ये भी ठीक है। सभा केवल मुख्य पदाधिकारियों एवं विद्वानों की बैठक थी। तो इसके सभी उत्तर सही हो जाएंगे, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न देखिए, आर्यों के लिए महत्वपूर्ण पशु था। तो आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो थी गाय। क्या थी? गाय। अगला प्रश्न देखिए, सत्य कथन। फिर से वही बात आई कि सत्य कथन बताइए। सत्य कथन की अगर बात कर लेते हैं अपन, सत्य कथन, तो सत्य में क्या आएगा? वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रणाली थी। बिल्कुल ठीक थी। यानी पूर्व वैदिक काल में पूर्ण वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्रम आधारित थी। ठीक बात है। यानी वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा है, तो वैदिक काल तक तो थी। ये तो और भी पूर्व की बात होता था। वैदिक काल का समय 1500 BC से 600 BC। बहुत अच्छे। BC मीन्स ईसा पूर्व। तो इसके 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए, अब ये हो गया है रीट का अगला चैप्टर है महाजनपद कालीन। तो महाजनपद से जो भी प्रश्न बनेंगे, ये तीसरा चैप्टर है। तो देखिए, इसका प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिलने को तो ये भगवती सूत्र में भी मिलता है और अगुंतर निकाय में मिलता है, दोनों में मिलता है, लेकिन साफ स्पष्टता कह रहा है बौद्ध ग्रंथ। तो जो अगुंतर निकाय है ये बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है। दोनों में मिलता है, लेकिन पूछ रहा है ये बौद्ध ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, और ए मीन्स अगुंतर निकाय। रीट में पिछली बार पूछा गया 2018 में क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश के ने मगध पर शासन नहीं किया? फिर देखिए, हाँ किया है या नहीं किया है, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए, मगध पर जिसने शासन नहीं किया वो देखो, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो मगध पर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं का मतलब है नहीं किया कह रहा है, सबने किया है। इसका मतलब कोई नहीं है इसमें, ऐसा कोई नहीं है जिसने शासन नहीं किया। हर्यक वंश ने किया, शिशुनाग वंश ने किया, नंद वंश ने किया, और इनका ये सही कालक्रम हो रहा है। इसके बाद में मौर्य वंश आएगा। वंश और उनके शासकों के संबंध में असत्य, वंश और उनके शासकों के संबंध में असत्य, अभी सत्य कह रहा है कभी असत्य कह रहा है, इस तरह का ही प्रश्न बनेगा आपको। हर्यक वंश में बिंबिसार, अजाशत्रु और उदयन था। बिल्कुल ठीक है। शिशुनाग वंश में शिशुनाग यानी कालाशोक, और इसमें महापद्म नंद, और नंद में दे रखा है घनानंद। तो आप लोगों को पता होगा जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें दे रखा है, और लास्ट वाला दे रखा है कोई नहीं। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, असत्य का मतलब असत्य, असत्य इसमें से ये असत्य है। कौन सा? दूसरे वाला शिशुनाग वंश जो है
शिशुनाग है और कालाशोक है, लेकिन महापद्म नंद जो है वो नंद वंश का संस्थापक है, इसलिए ये इसका उत्तर गलत हो जाएगा, ये असत्य है। अगला देखिए, सिकंदर ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने किसके समय आक्रमण किया था? तो वो किया था घनानंद के समय में। किस समय में किया था? घनानंद के में, क्योंकि घनानंद की मृत्यु कर, घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखता है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में यानी जो सिकंदर है इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर मौर्य वंश के समय में आक्रमण करता है। तो उससे पहले नंदवंश था, नंदवंश का एक ही शासक दे रखा घनानंद, इंपॉर्टेंट है। अगला, महाजनपद काल में शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी? तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्या है इसका? मंत्रिपरिषद। क्या था? मंत्रिपरिषद। मैं आपका समय खराब नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बहुत जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बुद्ध के समय 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में शामिल नहीं था, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध के समय में कौन शामिल नहीं था, ये आप देखिए एक बार, 6वां प्रश्न है, और इसका उत्तर हो जाएगा काशी। क्या हो जाएगा? काशी सम्मिलित नहीं था। कौशल, वत्स, अवंती ये शामिल थे, मगध शामिल था, लेकिन ये नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? फिर सुमिलित नहीं है। अंग चंपा, यानी मैंने बताया था ना, चंपा का अंग अंग चमका। मगध पाटलिपुत्र, मगध की क्या है? मगर ग्रीवज्रा पाटलिपुत्र ये थी। काशी की वाराणसी और कौशल की राजगृह। तो आप देखिए, काश उसने वाराणसी साड़ी पहनी होती, तो काशी की वाराणसी, तो ये है। अंग की चंपा ठीक है, ये भी ठीक है। कौशल की राजगृह ये नहीं है, राजगृह मगध की है, तो ये कौशल की नहीं है, कौशल की होगी श्रावस्ती। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? ये भी पहचान करिए, कौन सा सुमिलित नहीं है ये पहचान करिए, सॉरी। तो ये क्या, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? महाजनपद व राजधानी। वज्जी, वज्जी की वैशाली ठीक है, वैशाली बिल्कुल ठीक है। मल्ल की कुशीनारा और पावा ये भी ठीक है। वत्स, इंद्रप्रस्थ, चेदी की शक्तिमती। तो वत्स की इंद्रप्रस्थ नहीं है, वत्स की है कौशाम्बी। कौशाम्बी क्या है? कौशाम्बी है, तो ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। ये भी प्रश्न देखिए आप, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, पांचाल की अहिंसत्रपुर और कांपिल्य, सूरसेन की तक्षशिला। बिल्कुल ये गलत है, नीचे वाली देखिए, 4th ऑप्शन। सूरसेन की थी मथुरा, और तक्षशिला जो राजधानी है वो गांधार की है, गंधार, ये गांधार है, और गांधार की जो है राजधानी वो, गांधार की राजधानी तक्षशिला है। सूरसेन की क्या है? मथुरा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? महाजनपद और वे उनकी राजधानियाँ। सारी राजधानी दी हैं इसमें, और एक राजधानी पिछली बार पूछी गई थी, हर बार आएगी एक। अस्मक की पोतन, ठीक बात है, पोटली बोलते हैं इसको। अवंती की उज्जैनी और महिष्मती, ये भी ठीक है। कंबोज की राजपुर, देखिए कंबोज की जो राजपुर है ना, ये राजपुर, राजपुर, इसको दूसरी और एक राजधानी इसका नाम है हाटक। हाटक, ये राजपुर भी दे सकता है, हाटक भी दे सकता है। तो आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें राजपुर लिखा हुआ है, इसलिए आपको राजपुर ज़्यादा ध्यान रखना है। और पिछली बार 2021 में जो रीट हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया था, गंधार की तक्षशिला। तो ये कह रहा कि सुमिलित नहीं है, जो सुमिलित नहीं है, तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सुमिलित नहीं है, सब सुमिलित हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला, कोई नहीं है, सब सुमिलित हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, पांडवों ने कहाँ पर अपना अज्ञातवास गुजारा था? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये विराटनगर हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न और सरल था। अगला देखिए, कहाँ के लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो कहाँ के लोग हैं जिनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है? तो वो है चेदी। कहाँ के थे? चेदी के थे, जहाँ जिनमें उल्लेख मिलता है। और ये जो 12वां प्रश्न है आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए आप लोग, रामायण में अयोध्या किसकी राजधानी थी? रामायण में अयोध्या किसकी राजधानी थी? तो किसकी राजधानी थी? अयोध्या। ये एक बार अच्छे समझ लेना, अयोध्या किसकी थी? कौशल की। किसकी थी? कौशल की। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौशल। ओके, अगला देखिए, मगध की प्राचीनतम राजधानी, जो मगध की प्राचीनतम राजधानी है वो क्या थी? तो वो थी ग्रीवज्र। क्या थी? ग्रीवज्र। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। मगध की प्राचीनतम राजधानी ग्रीवज्र है, पाटलिपुत्र, राजगृह, ये तीनों हैं। ये तीनों का सही क्रम है, ग्रीवज्र, राजगृह और पाटलिपुत्र। 15वां, कौन सा महाजनपद एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों में विभक्त था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है रीट के लिए।
जो रीट 2022 होगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये होगा वज्जी। क्या होगा? वज्जी। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध के समय वत्स महाजनपद का शासक था। बुद्ध के समय वत्स महाजनपद का शासक कौन था? और वो था, देखिए अब बुद्ध की बात कर रहे हैं तो कनिष्क बाद में आया है, अशोक बाद में आया, तो एक ही उत्तर तो हो जाएगा उदयन। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप आराम से वैसे भी कर सकते थे इसको। दक्षिण भारत में प्रमुख जनपद था, तो दक्षिण भारत में जो प्रमुख जनपद था उसका नाम था अस्मक, और यह है गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी नदी है, इसके किनारे है, और इसकी राजधानी है पोटन। देखिए पोतन या पोटन या पोटली कहीं भी दे सकता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रमुख जनपद था, तो ये अस्मक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महाजनपद व राज्य। अब आप ये भी प्रश्न देखिए एक बार, यानी अंग व मगध बिहार में पड़ता है, काशी सूरसेन वत्स उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, अवंती मध्य प्रदेश में पड़ता है, मत्स्य हरियाणा में पड़ता है। देखिए ये उत्तर तो इसका नहीं हो सकता, मत्स्य हरियाणा में नहीं आता है, ये आता है राजस्थान में। कहाँ आता है? राजस्थान में भी जयपुर, भरतपुर और अलवर, यहाँ आता है, अर्थात इसे राजस्थान कहेगा तो चलेगा। अगला प्रश्न, मत्स्य जनपद फैला था, ये देखिए मैं अभी बात कर रहा था वो प्रश्न आ ही गया आपको। जयपुर, भरतपुर, अलवर ये सभी में फैला हुआ था। ओके, मत्स्य जो जनपद है और इसकी राजधानी थी विराटनगर। अगला देखिए, बुद्ध के समय कौशल महाजनपद का शासक था। बुद्ध के समय कौशल महाजनपद का शासक था, तो ये था प्रसेनजित। कौन था? प्रसेनजित था। बुद्ध के समय कौशल महाजनपद का शासक था प्रसेनजित। अभी इससे पहले भी एक प्रश्न पूछा गया था, उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना, उदयन जिसका उत्तर था। अब देखिए, मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत, वीडियो नंबर 4। थोड़ा ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा आपका, बहुत अच्छा वीडियो है, आप अच्छे से देखिए। मौर्य प्रशासन काल कब से कब तक रहा है? जो मौर्य काल है वो कब से कब तक रहा है? वो 322 बीसी से 185 बीसी, तो 322 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर कौटिल्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी थी, ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौर्य साम्राज्य का प्रमुख शासक नहीं था? तो देखिए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बिंबसार, तो ये तीनों हैं ऊपर वाले। चंद्रगुप्त भी था, बिंदुसार भी था, अशोक भी था, लेकिन बिंबसार नहीं था। इसका उत्तर बिंबसार नहीं होगा, यानी बिंबसार होगा इसका उत्तर, बिंबसार नहीं है इनमें। आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तो चाणक्य थे वो किस विश्वविद्यालय के थे? वो थे तक्षशिला के। किसके थे? तक्षशिला। मौर्य काल के समय जो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था तक्षशिला इस समय। और चाणक्य वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को उनको सत्ता दिलाने में मदद की थी। और चाणक्य के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर लिखा गया है और 15 अधिकरणों में विभक्त है। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें उसने सप्तांग सिद्धांत दिया है। किस पुस्तक में मौर्य राजा, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ आया है, किस पुस्तक में मौर्य राज व्यवस्था व शासन प्रणाली, राज व्यवस्था व शासन प्रणाली का उल्लेख मिला है? वो है अर्थशास्त्र। कौन सी है? अर्थशास्त्र। और किसकी है ये? कौटिल्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के शासक घनानंद को कब परास्त किया था? तो कब परास्त किया था? 322 ईसा पूर्व, 322 बीसी दिया गया, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को बुरी तरह से पराजित किया था? ये प्रश्न पिछली बार 2018 में रीट में आया था, ये इसका उत्तर सेल्यूकस निकेटर। क्या हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस से कौन सा क्षेत्र प्राप्त नहीं हुआ था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस से कौन सा क्षेत्र प्राप्त नहीं हुआ था? तो गंधार यानी कंधार, काबुल, हेरात, मकरान। देखिए बलूचिस्तान को मकरान भी कह सकते हैं, मकरान, मकरान तट बोलते हैं ना उसको, बलूचिस्तान को, तो मकरान बोल सकते हैं इसको। तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ये सब प्रदेश दिए गए थे। एक बार इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, ये देख लेना, काक हेम, यानी काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, एक क्या है ये भी, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ये क्षेत्र दिए गए थे, लेकिन पामीर का कहीं नाम नहीं है। पामीर चाइनीज में पड़ता है, चीन का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फिर वही बात आई, असत्य। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ था? बिल्कुल। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को
राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, ये भी ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। और चंद्रगुप्त ने अशोक को राज सौंपा था, ये गलत है। चंद्रगुप्त के बाद में जो उत्तराधिकारी बना है वो बना था बिंदुसार। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु को कहाँ पर अपना गुरु बनाया था? तो ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, श्रवणबेलगोला। ये यहाँ चले गए थे और इन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। और जो भद्रबाहु नाम का व्यक्ति थे, भद्रबाहु जो हैं जैन धर्मी या इनके जैन धर्म के जो गुरु हैं, इनसे इन्होंने दीक्षा ली और जैन धर्म को अंगीकार कर लिया था। अगला प्रश्न, किस शासक को अमित्रघात, देखिए अमित्रघात, अमित्रचोट या शत्रु विनाशक भी इसे कह सकते हैं, किसे कहा गया है? तो वो कहा गया बिंदुसार को। किसको कहा गया? बिंदुसार, मौर्य शासक बिंदुसार को। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम काल में कौन सा धर्म अपनाया था? मैं अभी बात जिक्र कर रहा था, तो जैन धर्म, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन, चाणक्य किस शासक के दरबार में प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो है किस किस के दरबार में शासक रहा है? ये चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, इन दोनों के दरबार में रहा था। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, बिंदुसार ने कब तक शासन किया था? तो बिंदुसार की बात करते हैं तो 272 बीसी इसने शासन किया था, 272 बीसी। अगला प्रश्न देखिए, किस मौर्य शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? वो हो जाएगा अशोक, सम्राट अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनकी जानकारी हमने अलग से वीडियो में दे रखी है। देखिए अशोक कब शासक बना था? तो ये बना था 269 बीसी, यानी ईसा पूर्व कह सकते हैं इसको, तो बीसी में बना था। देखिए इनके पिता की मृत्यु 272 बीसी हुई थी और ये बना था शासक 269 बीसी। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें जो 3-4 साल का जो अंतर है, वो अंतर है सम्राट अशोक और उनके पारिवारिक कलह में जो झगड़ा हुआ था, जो कलेश हुआ था, उस कलेश में अर्थात आपसी झगड़े में ये समय व्यतीत हो गया था। और 269 इस बीसी सम्राट अशोक इस मौर्य वंश का नया शासक, नया सम्राट बना था। फिर से एक प्रश्न आया है, असत्य कथन, अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, बिल्कुल ठीक है। अशोक के उत्तर पश्चिमी भाग से प्राप्त अभिलेख यूनानी भाषा में है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, तो ये जैन धर्म का अनुयायी नहीं है साथियों। जैन धर्म का तो सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य, ये किसका था? बौद्ध धर्म का। किसका था? बौद्ध धर्म। और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से ये दीक्षा लेते हैं और बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लेते हैं। अगला प्रश्न, फिर से वही क्वेश्चन, असत्य कथन कौन सा है? अशोक ने पशु वध को दंडनीय घोषित कर दिया था, बिल्कुल, यानी प्रथम शिलालेख है जो उसमें जो प्रथम पंक्ति है उसी में कर दिया है। अशोक ने धम्म महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति की थी, बिल्कुल। अशोक ने धम्म महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति की थी, बिल्कुल ठीक है। अशोक ने महारक्षित को श्रीलंका भेजा था। महारक्षित को श्रीलंका नहीं भेजा था, यवन भेजा था। कहाँ भेजा था? यवन प्रदेश में। अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कराया था, बिल्कुल ठीक है, आयोजन कराया था, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला। एक बार फिर से चेक कर लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। अशोक ने महारक्षित को श्रीलंका भेजा, ये गलत है, ये असत्य है, ये इसका उत्तर होगा, क्योंकि यवन प्रदेश भेजा था इसको। बौद्ध प्रचारक और उनके क्षेत्र से संबंधित, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, हर बार प्रश्न यहाँ से आता है। सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि यानी पेंगू भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा को सिंघलदीप यानी श्रीलंका भेजा था, ये भी करेक्ट है। महारक्षित को यवन प्रदेश, अभी मैं बता रहा था पीछे, और रक्षित को मैस्को, तो ये इसका उत्तर। मैस्को नहीं भेजा गया था इसको, रक्षित को, तो इसे वनवासी प्रदेश भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? वनवासी। ये अपने आप में अच्छा प्रश्न हो सकता है। और अगला प्रश्न देखिए, मौर्य के पतन के बाद वंश, देखिए मौर्य के पतन के बाद का वंश नहीं है। जैसे मौर्य वंश का पतन हुआ है उसके बाद का वंश नहीं है। देखिए शुंग वंश है, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, शिशुनाग वंश। तो कौन सा वंश है जो मौर्य वंश के पतन के बाद नहीं आया था? तो ये आप लोग देखिए थोड़ा सा, 19वां क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कौन हो सकता है इसमें। तो इसमें जो शिशुनाग वंश है ये पहला वंश है। मैंने पहले भी बात की थी आपको, कुषाण, सातवाहन और शुंग वंश ये सब इससे बाद के वंश हैं मौर्य वंश से। और शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, ये सब वंश जो थे, नंद वंश, ये सब वंश थे, ये पहले के वंश थे। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक, तो इसका उत्तर तो कनिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनिष्क। अगला प्रश्न देखिए, असत्य कथन को बताइए। हरिसेन विक्रमादित्य का मंत्री था। हरिसेन विक्रमादित्य का मंत्री, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए पहले।
चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त था, ये तो ठीक है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था, ये भी ठीक है। और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, ये भी ठीक है। लेकिन हरिसेन विक्रमादित्य का मंत्री नहीं था, हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किसका काल राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों रूप से उत्कर्ष कहलाया था, तो वो है समुद्रगुप्त। मौर्य शासक की बात कर रहे हैं, समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे? समुद्रगुप्त की। अगला प्रश्न है सत्य कथन है, तो सत्य कथन क्या है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, बिल्कुल ठीक है। समुद्रगुप्त वीणा वादन का शौकीन था, ये भी ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक व कुषाणों को पराजित किया था, ये भी ठीक है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24, चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? तो ये पिछली बार रीट में आया था 2018 में, तो ये विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये आया था, और ये इसके 9 रत्नों में शामिल नहीं था। 9 रत्नों की बात करेंगे आगे। अगला प्रश्न देखिए, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 BC। ओके, अपनी सत्तारोहण के 8 साल बाद। कई बार प्रश्न आता है इस तरह का। अगला प्रश्न देखिए, चीनी यात्री, ये अच्छा प्रश्न है, देखिए चीनी यात्री फायान ने किसके संबंध में लिखा कि उसकी प्रजा सुखी है, राजा ना तो शारीरिक दंड देता है और ना ही प्राणदंड, चांडालों के अलावा। बहुत अच्छा प्रश्न है। चांडालों के अलावा कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करता, लोग घरों में ताले नहीं लगाते, अर्थात विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बात हो रही है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे बार बार पढ़ना, बार बार रिपीट करना, पेपर में देखने को मिल सकता है। चंडालों के अलावा कोई मांस मदिरा नहीं खाता और लोग घरों में ताले नहीं लगाते, अर्थात सुख शांति थी। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है, तो वो मिलेगी प्रयाग प्रशस्ति से। अच्छा प्रश्न है, हरिसेन ने लिखा था इसको। अगला प्रश्न देखिए 28, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो देखिए कालिदास, शंकु, अमर सिंह, सूरदास, रैदास, मीरा, धनवंतरी, छपनक, बेहताल भट्ट, घटकपरक, वैरामहिर और वरुचि। तो आप लोगों को पता होगा ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है, रीट में आया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सूरदास, रैदास और मीरा, ये इसके क्या है, नवरत्न नहीं थे। तो अपने आप में दिख रहा है प्रश्न। कला एवं साहित्य की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, तो वो माना जाता है गुप्त काल। और मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, किसने गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जवाब मुझे कमेंट करके देना। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, ये लिख रहा है कि देवनागरी लिपि किस लिपि से निकली है? तो है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था जो 319 ईस्वी को शासक बना था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। और 319 को इन्होंने गुप्त संवत भी चलाया था, ये भी अच्छा प्रश्न है। अशु के चित्र अंकित सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो वो चलाए थे समुद्रगुप्त ने। किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने। अच्छा प्रश्न है। देखिए प्राचीन भारत और अर्थव्यवस्था, ये 5वां चैप्टर है। इसके बाद में एक और चैप्टर आएगा 6। तो अब वीडियो को अंत तक देखें, आपको लाभ मिलेगा। अच्छे प्रश्न है, कुछ अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है। किस परिसर में खड़ा लोह स्तंभ 1500 वर्ष पूर्व का होते हुए जंग मुक्त है? ये इस पर जंग नहीं लगा है, तो वो है, देखिए इसमें लिख रहा है जंतर मंतर, आगरा का किला, कुतुब मीनार और सांची। तो जो कुतुब मीनार है यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं मेहरौली, इसे मेहरौली शिलालेख भी कह सकता है, वो कुतुब मीनार भी कह सकता है, ठीक है, यहीं रखा है। प्राचीन समय में क्रमशः खेतड़ी व और मेवाड़ के किस धातु का निर्यात किया जाता था? दोबारा सुन लीजिए प्रश्न को। यानी प्राचीन समय में क्रमशः खेतड़ी से और मेवाड़ से किस धातु का निर्यात किया जाता था? तो प्रश्न नंबर है सेकंड में क्या है? 2 तरह इसका, तांबा, खेतड़ी से तांबा और मेवाड़ से जस्ता। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण रोमन साम्राज्य से सोना बाहर की ओर जा रहा, ये कथन है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है, एक बार दोबारा से मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण रोमन साम्राज्य से सोना बाहर की ओर जा रहा है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्लिनी का। किसका है? प्लिनी का। अच्छी तरह से पढ़ लेना, लिख लेना इस प्रश्न को। भारतीय किसान एक औसत अंग्रेज किसान की तरह अच्छा है और कुछ मायनों में इससे भी श्रेष्ठ है, ये कथन किसका है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये रीट में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, रीट की दृष्टि से अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
और परीक्षा में कई बार देखने को मिलेगा ये। तो ये हो जाएगा डॉक्टर वाल्टेयर, ठीक है, डॉक्टर वाइलेकर। डॉक्टर वाइलेकर कौन है? डॉक्टर वाइलेकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन। तो असत्य कथन की बात आ रही है, फिर से असत्य देखना है आपको। देशी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में दो प्रमुख मार्ग थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ, ठीक है। इनका उल्लेख महाभारत एवं बौद्ध जैन ग्रंथों में मिलता है। दोनों या इनमें से कोई नहीं। पांचवा, तो देखिए दोनों हैं और इनमें से कोई असत्य नहीं है, कोई असत्य नहीं है, तो डी उत्तर होगा इसका, दोनों सही है। उत्तरापथ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आता है? उत्तरापथ में कौन सा आता है? तो उत्तरापथ में कौन सा आएगा इसमें? पैठन। कौन सा आएगा? पैठन। नहीं आएगा पूछ रहा है ये, देख लेना एक बार। स्थान नहीं आता है तो पैठन दक्षिण भारत में आता है, उत्तर में नहीं आता है। ताम्रलिप्ति, ये क्या नाम है, इसके समय पे बंदरगाह था, बल्ख, और ये पुष्कलावती। तो पैठन कहाँ आता है? ये दक्षिण में आता है, उत्तरापथ में नहीं है ये। अगला प्रश्न देखिए, जिस समय पश्चिमी यूरोप में असभ्य जातियां निवास करती थी, भारत अपने शासकों, वैभव तथा शिल्पकारों के उच्च कोटि की कला के लिए विख्यात था। ये कथन है भारतीय उद्योग आयोग रिपोर्ट 2000 यानी 1916। तो ये इसका उत्तर है। अच्छे से प्रश्न को फिर से पढ़ लेना। अगला देखिए, ये कथन किसका है कि भारतीयों को अनादिकाल से 16, यानी दोबारा सुनिए, यह कथन किसका है कि भारतीय लोगों को अनादिकाल से लोहे गलाने की कला का ज्ञान रहा है। तो ये प्रश्न किसका है? विल्सन का। किसका है? विल्सन का है। अगला प्रश्न देखिए, इथोपिया से भारत क्या आयात किया जाता था? तो इथोपिया से क्या आयात किया जाता था? हाथी दांत और एक सोना। ये दोनों उत्तर हो जाएंगे इसके। हाथी दांत भी दे सकता है, सोना भी दे सकता है, और ये तीनों उत्तर इसके उत्तर गलत हैं। तो ये हो जाएगा हाथी दांत। अगला देखिए, राजस्थान के किस स्थान से हमें मौर्यकालीन लोहो गलाने की भट्टियां के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये अपने आप में अच्छा प्रश्न है। इसका हो जाएगा इसावल। ये उदयपुर में है और इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन रीट में। भारत ने किसकी खेती यहाँ पर इंग्लैंड व यूरोप, भारत ने किसकी खेती यहाँ पर इंग्लैंड व यूरोप से कई शताब्दी पूर्व आरंभ की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूँ। क्या हो जाएगा? गेहूँ। यूनान में ढाका की मलमल किस नाम से बिकती थी? ये भी अच्छा प्रश्न है, अच्छा है। तो यह है गंगेतिका, गंगेतिका, ठीक है, गंगेतिका के नाम से बिकती थी। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न 13वां, निम्न में से असत्य कथन, फिर वो असत्य की बात आई है। 19वीं सदी के प्रारंभ में जहाज बनाने के उद्योग इंग्लैंड की अपेक्षा भारत में अधिक विकसित था। ये सही है। इस समय में ढाका की मलमल की शादी यानी हाँ, इस समय भारत में ढाका की मलमल दुनिया भर में क्या थी? मशहूर थी। तो बिल्कुल ठीक है। तो दोनों उत्तर इसके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 13वें के दोनों उत्तर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण और प्रश्न है। तो 13 सॉरी देखने के बाद असत्य पूछ रहा है ये है, वो फिर से वही कह रहा हूँ, दोबारा देखिए। निम्न में से असत्य कथन, असत्य मतलब ये तो सत्य है, ये भी सत्य है, इनमें से कोई नहीं है जो असत्य है। तो इसका डी उत्तर होगा। क्या होगा? डी। क्षमा चाहेंगे आप लोगों से ना। दक्षिणा पथ कितनी दिशाओं में जाता था? तो दक्षिणा जो पथ है वो कितनी दिशाओं में जाता था? या देखिए एक बार, दक्षिणा पथ कितनी दिशाओं में जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण भाग को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण भाग को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणापथ। क्या हो जाएगा? दक्षिणापथ। अगला प्रश्न है 16वां, निम्न में से सत्य है। क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है। तो सत्य पूछ रहा है, भारत का विदेशी व्यापार दुनिया के इन देशों के साथ नहीं था, जैसे बेबीलोन, मिस्र, जावा, सुमात्रा, रोम आदि। ये कह रहा नहीं था,
नहीं था, था ना, नहीं था क्यों, था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टन और बंगाल में हुगली के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशिया के बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार होता था। तो इसका उत्तर क्या होगा 16वें का, इसका हो जाएगा बी। तो बी उत्तर होगा इसका। सत्य क्या है, ये सत्य है, ये तो गलत है, नहीं होता था, होता था ये। तो इसका मतलब बी उत्तर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न देखिए, देखिए ये अभी लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन बचे हैं आरबीएस क्लास 6 के। तो ये क्या छठवां चैप्टर है और ये इनके क्वेश्चन है। इसमें लिखा है हमारी संस्कृति और विरासत। तो इससे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी इससे 26-27 क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न है, देख लेना आप इसको। देखिए सही सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है। रामायण, वाल्मीकि, महाभारत, वेद व्यास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, अमरकोश हर्षवर्धन। तो अमरकोश हर्षवर्धन का नहीं है, मतलब अमरकोश हर्षवर्धन का नहीं है, नागानंद है इसका। अमरकोश तो अमर सिंह का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखिए, सही सुमिलित नहीं है। मत्स्यकट्टिकम शूद्र का बिल्कुल ठीक है। हर्षचरित बाणभट्ट ठीक है। शिल्पाधिक्रम कालिदास और आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक। तो इसका ये उत्तर जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि शीतले सतनार का है ये शिल्पाधिक्रम, शीतले सतनार का है। किसका है, शीतले सतनार, जो शीतले सतनार है उसका है ये शिल्पाधिक्रम, कालिदास के नहीं है। कालिदास के ग्रंथ तो सब जानते हैं ना आप। अगला देखिए, किस ग्रंथ की रचना कालिदास ने नहीं की, फिर से आया नहीं की। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतुसार, ये सात हैं इसके, लेकिन 5 दे रखे हैं। तो नागानंद है, ये किसका है, हर्षवर्धन का है, इसका नहीं है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की, फिर से नहीं की। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका और मणिमेखलई। तो देखिए 3 ग्रंथ हैं इसके, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों ग्रंथ हर्षवर्धन के हैं और लगातार पेपर में पूछ जा रहे हैं। मणिमेखलई जो है ये किसका है। तो मणिमेखलई किसका है, ये आप मुझे बताएंगे एक बार कमेंट करके कि मणिमेखलई जो है ये किसका ग्रंथ है। तो ये क्या है, मणिमेखलई शीतले सतनार का है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की कक्षाएं निम्नलिखित में से किसमें प्राप्त हैं। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो क्या है, सुत्त पिटक में है। किसमें भाई, सुत्त पिटक में। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आर्यभट्ट के संबंध में असत्य है। आर्यभट्ट के बारे में जान लीजिए। इन्होंने आर्यभट्टिम ग्रंथ लिखा, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने पृथ्वी को गोल बताया, ये भी ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये भी ठीक है। ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब इसमें कोई असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न, भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह किस बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो वो है विनय पिटक। सुत्त पिटक में लिखिए शिक्षा, क्या लिखी है, शिक्षा। और विनय पिटक में लिखे नियम, क्या लिखे हुए हैं, नियम। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ये त्रिपिटक के भाग हैं। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम मानव मूर्ति किस काल में मिली है। तो वो मिली है कुषाण काल में। आप अच्छे से देख लीजिए। फिर से आया एक और सत्य कथन है, बुद्ध के अवशेष 7 भागों में बांटे और अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाकर रखा। अगला देखिए, स्तूप साधारण स्मारक ना होकर पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान है, और दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका उत्तर सत्य होगा केवल बी। क्या होगा बी उत्तर, क्योंकि ए इसका उत्तर इसलिए गलत है कि बौद्ध अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था, ये अपने आप में गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चैत्य किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चैत्य कहा जाता है पूजा स्थल को, जो बौद्ध विद्वानों में जो पूजा स्थल रहे हैं जो उन्हें चैत्य कहा गया है, और जो रहने का स्थान है उसे कहा गया विहार। क्या कहा गया, विहार। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, किस ग्रंथ की रचना भारत ने की, यानी भरत ने की, भारत नहीं भरत, यानी भरत मुनि ने। तो नाट्यशास्त्र। और ये तीनों, ये रत्नावली और क्या नाम है प्रियदर्शिका, ये दोनों इसके हैं, क्या नाम है इसके, चंद्रगुप्त उसके हर्षवर्धन के। और मणिमेखलई जो है वो शीतले सतनार का है। अगला देखिए, असत्य कथन, फिर से असत्य आया। अजंता में चित्र बनाने की विधि को फ्रेस्को कहा जाता है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में भागोर नदी घाटी सभ्यता पहाड़ को काट कर बनाई गई है। यहाँ कुल 28 गुफाएं मिली हैं। ये गुफाएं दूसरी
शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये गलत है, यहाँ 28 नहीं 29 गुफाएं मिली हैं। ओके, अगला प्रश्न, सांची का स्तूप स्थित है। तो सांची का स्तूप राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, चंवर धारणी स्त्री की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? चंवर धारणी, तो ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है। ये दीदारगंज से मिली है। कहाँ से मिली है? दीदारगंज से। अच्छा प्रश्न है, देख लेना। चंवर धारणी स्त्री की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? दीदारगंज से। कहाँ से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है? यक्ष की पटना और परखम से। कहाँ से? पटना और परखम से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, दर्शन व सांसारिक ज्ञान के विषय किस बुद्ध ग्रंथ में है? दर्शन व सांसारिक ज्ञान के विषय किस बौद्ध ग्रंथ में है? और वो है अभिधम्म पिटक में। सुत्त पिटक में शिक्षा क्या है? शिक्षा। विनय पिटक में दिया गया है नियम, बुद्धों के जो नियम, यानी बौद्ध अनुयायी थे उनके लिए नियम दिया गया, शिक्षा दी गई है इसमें। और अभिधम्म पिटक में दर्शन व सांसारिक ज्ञान के विषय में जानकारी मिली है। अगला देखिए, देवगढ़ मंदिर झांसी किस देव को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को। ये झांसी यूपी में स्थित है। अगला, सारनाथ स्थित धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये अपने आप में अच्छा प्रश्न है और ये है गुप्त काल में। तो अच्छा प्रश्न क्या हो सकता है, एक बार यहाँ से देखिए। सारनाथ स्थित धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में, धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में सारनाथ से, क्योंकि धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब है जो पहली बार उन्होंने अपना भाषण दिया था, प्रवचन दिया था। अगला प्रश्न, शल्य चिकित्सा से संबंधित जानकारी मिलती है, वो मिलती है सुश्रुत से। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ से मानव धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है? जो मानव धड़ की मूर्ति है वो प्राप्त हुई है और वो मिली है। देखिए कहाँ से प्राप्त हुई है, एक बार देखना, एक बार थोड़ा अच्छा से इसको। लोहानपुर से। कहाँ से मानव धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है? लोहानुपुर। ठीक है, लोहानुपुर से मिली है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूर्ति कला का वास्तविक स्वरूप कब से सामने आया था? वास्तविक स्वरूप की बात करते हैं तो मौर्य काल से, बाकी सिंधु सभ्यता में भी कुछ मूर्तियां मिली हैं, ऐसी बात नहीं है। वास्तविक रूप से कब आया था? मौर्य काल में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में स्तंभों पर कौन कौन से जानवर उत्कीर्ण हैं मौर्य काल में? ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट। सिंह है, बैल, घोड़ा, हाथी, सभी। तो सभी उसका उत्तर हो जाएगा, सभी। कहाँ से अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये क्या है? सारनाथ। अगला प्रश्न है, भरूच का स्तूप कहाँ स्थित है? तो भरूच का और सांची का मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कहलाती हैं जातक कथाएं। मतलब भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा क्या कहलाती हैं? जातक। ये रीड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया था, यानी अजंता की जो गुफाएं हैं उनको कब त्याग दिया गया था? 490 ईस्वी को। और फिर कहाँ चले गए थे त्याग करके? एलोरा की गुफाओं में। एलोरा, ये एलोरा की गुफाओं में चले गए थे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 27 में अमरावती का स्तूप निर्मित है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये किससे है? ये है संगमरमर से। किससे है? संगमरमर से निर्मित है। देखिए, अगर आप लास्ट तक आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो चाहिए, यानी ये 6th क्लास का था, हम आपको 7th क्लास, 8th क्लास, 9th और 10th प्रत्येक किताब का एक एक वीडियो बनाकर आपको पेश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे निकटवर्ती फ्रेंडों को शेयर कर दें। आपको दिल से धन्यवाद, आपने हमें तसल्लीपूर्वक सुना। थैंक यू।